चलो हो गया। ओके मेरा गुलजारी लालो, अब आपको डिसोल्यूशन ऑफ NaCl समझ में आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा और आगे चलते हैं और अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, दैट इज अलग अलग साइंटिस्ट ने फिर बाद में क्या किया। जैसे अभी मैंने आपको एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में एक जनरल फॉर्म दे दिया कि भाई एसिड खट्टा होता है, कोरोसिव होता है और रेड लिथमस कन्वर्ट कर देता है। अगर आपने ब्लू लिथमस के अंदर एसिड डाल दिया तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, लाइकवाइज। लेकिन बाद में क्या हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने इन एसिड और बेस की अलग अलग तरीके से स्टडी करना चालू करी और हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया, दैट इज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये सबसे पहला था जिन्होंने एसिड और बेसिस को एक अच्छे तरीके से क्लासिफाई किया और एक साइंटिफिक मैनर में हमें समझाया। सो गाइस, आर्हेनियस ने क्या बोला, बिल्कुल बेसिक सी बात बोली कि देखो एसिड वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन रिलीज करे। कब? जब आप उसको किसी अच्छे सॉल्वेंट के अंदर डालकर डिसोसिएट करो। देखो आर्हेनियस ने बहुत अच्छी सी बात बोली कि अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक नाम की गैस बनाते हो HCl, तो इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोलेंगे। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आपको चाहिए तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं। लोगों ने पूछा क्यों, उन्होंने बोला यहां पर ये गैसियस फॉर्म में है, तो ये गैसियस फॉर्म में होने की वजह से इसका नाम होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड इट इज नॉट एट ऑल एसिड, इट इज नॉट एट ऑल एसिडिक। ये बिल्कुल भी एसिडिक नहीं होगा। तो इनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला दैट जब ये गैसियस फॉर्म में होता है तो इसका रीजन क्या बताया इन्होंने कि जब ये गैसियस फॉर्म में होता है, इन गैसियस फॉर्म it cannot release its H प्लस आयन। मतलब अगर ये अपने गैसियस फॉर्म में होगा तो ये H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा, मतलब ये गैसियस फॉर्म में डिसोसिएट नहीं हो सकता। दैट इज इट कैन नॉट बी डिसोसिएटेड। इसको डिसोसिएटेड नहीं किया जा सकता। क्यों? अगर आपके मन में सवाल आया कि सर गैसियस फॉर्म में डिसोसिएट क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा गैसियस फॉर्म में तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड है। जब तक आप इसे सॉल्वेंट के अंदर नहीं डालोगे जिसके पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हर सॉल्वेंट के पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, किसी का ज्यादा तो किसी का कम। तो चलो तुमने इस HCl को अब किसके अंदर डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया। तो अब वाटर क्या करेगा, वही हरकत करेगा। जैसे ये H है और ये Cl के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो वाटर क्या करेगा, वही इसको चींटियों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह घेर लेगा। ये देखो इधर से आके इसने घेर लिया, थोड़ा सा उल्टा बना दिया मैंने। H इधर आना चाहिए और Cl इधर आना चाहिए। मान लो ये HCl, उल्टा बना दिया डायग्राम, है ना, कंफ्यूज मत होना। ये H और ये Cl और यहां पर तुम्हारा वाटर आ गया। तो अब ये HCl में ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा और ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा। तो धीरे धीरे क्या करेगा, इनके बीच का ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। तो इसके बाद बॉन्ड जैसे टूट जाएगा तो ये Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा और H पॉजिटिव अलग हो जाएगा। ये इनका बॉन्ड टूट गया। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो ये हरकत करने के लिए, यानी आपके इस कंपाउंड के H पॉजिटिव को अलग और Cl नेगेटिव को अलग करने के लिए आपको एक अच्छे सॉल्वेंट की जरूरत है। तो जैसे आप इसको वाटर के अंदर डिसोसिएट करोगे, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर चला जाएगा। और अब आपको ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है, अब ये एसिडिक दिखने लगा। दैट इज जब आपका HCl एक्वस फॉर्म में होता है, यानी जब HCl के अंदर वाटर होता है, तब वो बदल जाता है आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना, गैसियस HCl कभी एसिडिक नहीं होता।
एक्वस HCl जरूर होता है। तो ये HCl किसके अंदर टूट गया, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और करा, उन्होंने अब एसिड बदल के देखा कि मैं H2SO4 को पानी के अंदर डाल के देखूं, तो उन्होंने देखा कि यहां पर 2H पॉजिटिव निकल रहे हैं और SO4 डाई नेगेटिव निकल रहा है। और अब ये जो सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में बना, यानी पानी के अंदर जब मैंने H2SO4 डाला तो ये तो भयानक एसिडिक हो गया। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और रिपीट करके देखा, एक नए एसिड के साथ HNO3 के साथ पानी में डाला तो ये H पॉजिटिव में टूट गया और NO3 नेगेटिव में टूट गया। एक्वस, एक्वस मतलब पानी के अंदर चला गया, AQ मतलब पानी के अंदर। तो फिर उन्होंने इन 3 एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर एक बात बोली कि पानी में जाने के बाद ये भी एसिडिक, पानी में जाने के बाद ये भी एसिडिक, पानी में जाने के बाद ये भी एसिडिक, लेकिन इन तीनों के एनायंस अलग अलग हैं। मतलब एनायन का एसिडिटी से कोई रोल नहीं है, एनायंस का एसिडिटी से कोई रोल नहीं है, लेकिन तीनों में H+ और H+ कॉमन है। सो देयरफॉर उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बोली, क्या बोली, देयरफॉर ही सेड दैट एसिड्स आर द सब्सटेंसेस, देयरफॉर इन्होंने बोला दैट एसिड्स आर द substances that donates और रिलीजेस, या तो डोनेट कर दे या रिलीज कर दे H पॉजिटिव आयंस। और H पॉजिटिव आयंस को आप लोग प्रोटॉन्स बोलते हो। भाई H पॉजिटिव आयंस क्या है, दैट आर प्रोटॉन्स। तो एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोटॉन रिलीज करे, एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H+ आयन को रिलीज करे या H+ आयन को डोनेट करे। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये हो गया आरएनएस का कॉन्सेप्ट फॉर एसिड्स। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चल रहे हो लाडलो? बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते चलना, बिल्कुल कमी पेशी मत छोड़ना। और ये जो मैं बेसिक बातें बता रहा हूं इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ना, वरना तुम्हारे लिए एसिडिक हो सकती है। ई डस लिया सर ने, डस दिया, गंदा जोक मार दिया। मत डसो सर, मत डसो, ठंड का टाइम आ गया है, बोर मत करो। चलो समझ में आ रही बात आपको? नाउ H+ आयन इज नथिंग बट प्रोटॉन। भाई अगर मान लो तुम्हारे पास में हाइड्रोजन नाम का एटम है, अगर तुम्हारे पास में हाइड्रोजन नाम का एटम है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। अब तुम्हारे हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉन उसको छोड़कर चला जाए तो हाइड्रोजन पर तुमको प्लस चार्ज लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, अगर तुमने इसका एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नाम की तो कोई चीज बची नहीं, तो क्या बचा? सिर्फ प्रोटॉन। तो H+ को हम लोग प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तुम लोग खुद देख लेना, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो चला जाए तो वो क्या कहलाता है? प्रोटॉन। तो H+ क्या है? H+ इज नथिंग बट प्रोटॉन। और हम लोग सब जानते हैं हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसमें कोई न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस प्रोटॉन है। और किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो 10⁻⁻15 मीटर्स का होता है, यानी बहुत ज्यादा छोटा। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन। तो तुम देखो हाइड्रोजन का अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो H पॉजिटिव, यानी हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन ही प्रोटॉन है। और प्रोटॉन किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर हाइड्रोजन के एक ही प्रोटॉन है। तो न्यूक्लियस, प्रोटॉन सब एक ही वर्ड हो गया, इसके लिए सब एक ही हो गया। तो इसका साइज बहुत छोटा है और इतना ज्यादा प्रोटॉन इज हाईली अनस्टेबल, इट इज हाईली अनस्टेबल, यानी ये प्रोटॉन इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि ये कुछ सेकेंड्स भी अकेला नहीं रह सकता। इट इज हाईली अनस्टेबल एंड देयरफॉर it attacks the other H2O molecules। ये क्या करेगा? दूसरे H2O मॉलिक्यूल्स पर अटैक करेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने ऑक्सीजन के सामने लोन पेयर क्यों बनाया? तो रीजन बताता हूं। जैसे तुम्हारा ऑक्सीजन है, ये इसका एक लोन पेयर, ये इसका दूसरा लोन पेयर, यहां पर एक हाइड्रोजन, चलो ऐसा नहीं बनाते, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। अब जैसे ये H+ आएगा, ये H+ के पास तो किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना ये जो लोन पेयर है ये इसके साथ में शेयरिंग में ले आएगा, ये तो इससे इसका H+ हट जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन के पास क्या हुआ?
जो एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का था वो इसने हाइड्रोजन को दे दिया, इसलिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए ऑक्सीजन पर क्या गया, एक पॉजिटिव चार्ज। नो डाउट इसका एक लोन पेयर अपनी जगह पर रहेगा, उसके साथ कोई परेशानी नहीं है। तो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर अपनी जगह पर रहने वाला है, मैं प्लस चार्ज इधर बना देता हूं, और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो नो डाउट अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन एक प्लस चार्ज आ गया, यानी जो दूसरा लोन पेयर था वहां पर एक इलेक्ट्रॉन अपना जो है वो हाइड्रोजन को देके इसने उसी के साथ एक बॉन्ड बना लिया। तो अब वाटर काय में कन्वर्ट हो गया, अब वाटर H2O से कन्वर्ट हो गया H3O पॉजिटिव के अंदर, जिसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। अब वाटर काय में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोनियम आयन के अंदर। और बेटा यही होता है, अगर आपने एसिड को पानी के अंदर मिलाया तो एसिड के अंदर पानी मिक्स होते ही एसिड H पॉजिटिव आयन छोड़ता है, और वो H पॉजिटिव आयन हाईली अनस्टेबल होने की वजह से किस पर अटैक कर देता है, आपके ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास उसको दो लोन पेयर दिखते हैं, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर उसको देकर अपने साथ जोड़ लेता है और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। और इसकी जो ज्योमेट्री हो जाती है, ज्योमेट्री तो इसकी क्या रहेगी, वही आपका टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा, लेकिन जो शेप है वो बदल के हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, इट बिकम्स ट्राइगोनल पिरामिडल, कुछ कुछ अमोनिया के जैसा ट्राइगोनल पिरामिडल इसका शेप हो जाएगा, कुछ कुछ आपके अमोनिया जैसा। क्या है बात समझ में आ गई? सो हमेशा ध्यान रखना, H पॉजिटिव आयन नेवर एग्जिस्ट अलोन, जब भी वो पानी के अंदर गया है पानी के साथ वो कंबाइन होकर आपको हाइड्रोनियम आयन ही बनाकर देगा। समझ में आ गया? इट विल ऑलवेज गिव यू हाइड्रोनियम आयन। तो ये रिएक्शन मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ ऊपर की एक रिएक्शन रब कर देता हूँ, दो रिएक्शन रब कर देता हूँ, और अब आपको ऑथेंटिक रिएक्शन लिखकर बताता हूँ कि जैसे ही HCl को आपने पानी के अंदर मिलाया तो ये पानी H3O पॉजिटिव में बदल जाएगा और ये बन जाएगा आपका Cl नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट? सो गाइज ये था आपके आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट फॉर एसिड्स। ठीक है, तो आर्हेनियस ने क्या बोला, क्या होते हैं एसिड? एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोटॉन रिलीज करें। बिल्कुल सीधी भाषा में लिखो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, जितने एग्जाम्पल्स मैंने दिए वो दो, और साथ में ये जरूर बताना कि प्रोटॉन बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻15 मीटर्स के आसपास का होता है, और वो इतना छोटा होता है और वो अनस्टेबल होता है, तो अकेला नहीं रह पाता। इस वजह से क्या करना पड़ता है, वो वाटर को अपने साथ जोड़ लेता है या वाटर के साथ जुड़ के हाइड्रोनियम आयन के अंदर बदल जाता है। अब आर्हेनियस से पूछा गया कि सर आप थोड़ा बेसेस के बारे में भी सोचो, भाई एसिड थोड़ी बेस के बारे में सोचो। तो आर्हेनियस वर्क कर रहे थे एक बेस के ऊपर, NaOH के ऊपर। जब ये NaOH सॉलिड फॉर्म में था, बेसिसिटी दे नहीं रहा था। जब ये NaOH सॉलिड फॉर्म में था, बेसिक नेचर आ ही नहीं रहा था इसका। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं कि क्यों ना इस भाई साहब को भी पानी के अंदर डिसॉल्व करके देखें। कारण वही है, कारण बिल्कुल वही है, Na पर पॉजिटिव चार्ज का होना और OH पर नेगेटिव चार्ज का होना। तो जैसे ही पानी इसके सामने आएगा तो क्या होगा, यही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ऑक्सीजन नेगेटिव होने की वजह से सोडियम को, और हाइड्रोजन पॉजिटिव होने की वजह से OH को क्या करेगा, खींचेगा, और जब खींचेगा तो इन दोनों को तोड़ देगा, इनके बीच में गैप ला देगा। तो ये हो गया Na पॉजिटिव अलग और OH नेगेटिव अलग। तो आपको सॉल्वेंट तो चाहिए, तो थोड़ी देर पहले आपको जो मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और जो डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट सिखाया था, वो ऐसे ही फालतू नहीं सिखाया था, वो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए बताया गया था। तो ये टूट जाएगा आपके Na पॉजिटिव के अंदर और OH नेगेटिव के अंदर। ठीक है, उन्होंने बोला अब ये बेसिसिटी दे रहा है, अब तो ये अच्छा खासा बेसिक नेचर का हो गया है। फिर इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट KOH के साथ करा, सॉलिड KOH को पानी के अंदर डिसॉल्व करा, सो K पॉजिटिव मिल गया आपको और OH नेगेटिव मिल गया, और खतरनाक बेसिसिटी दे रहा है, मतलब बहुत ही खतरनाक बेसिसिटी दे रहा है। इनफैक्ट AlOH3 को जब पानी के अंदर डिसॉल्व करा तो Al3 पॉजिटिव मिल गया और
3OH नेगेटिव मिल गया, भयंकर एसिडिटी, भयंकर बेसिसिटी, एकदम डेंजरफुल। तब उनको समझ में आया कि यार पानी के अंदर जाने पर कुछ सब्सटेंसेस बेसिक नेचर देने लग जाते हैं, लेकिन यहां पर केटायंस में कोई लिंक नहीं है, तीनों केटायन अलग अलग है, लेकिन हाँ इन तीनों में एनायंस कॉमन है। सो देयरफॉर इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, दैट ऑल द केसेस, दैट ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स जो इन्होंने स्टडी करे, ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स हैव OH नेगेटिव आयंस इन कॉमन। इनको इस एक्सपेरिमेंट से एक बात समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, कि आपके जितने भी बेसेस हैं इन सब के अंदर OH नेगेटिव कॉमन है। सो फाइनली आर्हेनियस ने एक और डेफिनेशन दी, दैट bases are the substances that have OH negative ions in common, and these substances releases OH negative ions or donates OH नेगेटिव आयंस। क्या बात समझ में आ गई? आर्हेनियस के मुताबिक बेसिस क्या थे? आर्हेनियस के मुताबिक बेसिस वो सब्सटेंसेस थे जो OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते थे। कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों? आई रिपीट, क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? पक्की बात? गिर गया। चलो, तो क्या ये कॉन्सेप्ट फाइनल करें? क्या इस डिजाइन को फाइनल करें और इसको मान के आगे बढ़े? नहीं, आ गया आपका लिमिटेशन। भाई साहब, आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में भयंकर वाले लिमिटेशंस आ गए। क्या आ गए लिमिटेशंस? लिमिटेशन ये आया दैट अमोनिया, मेरे प्यारे बच्चों, अमोनिया जो कि NH3 है, एक्ट्स एज अ बेस। अमोनिया असलियत में बेसिक नेचर का होता है, लेकिन अमोनिया के पास कहीं से कहीं तक OH नहीं है। इनफैक्ट दूर से देखा तो लगता है कि अमोनिया के पास तो हाइड्रोजन है, तो इस मुताबिक हो सकता है कि हाइड्रोजन छोड़ दे और एसिडिक बन जाए, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इनफैक्ट एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे सकता हूं, कुछ सॉल्ट जैसे BF3 या BCl3, दे एक्ट्स एज एन एसिड, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन इनके पास तो कहीं से कहीं तक H पॉजिटिव आयंस है ही नहीं। इनके पास कहीं से कहीं तक H पॉजिटिव आयंस तो है ही नहीं। तो फिर मेरे प्यारे बच्चों, ये एसिड और ये बेस कैसे, अमोनिया बेसिक कैसे हुआ और आपका BF3 एसिडिक कैसे हुआ? अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं, यहां पर आर्हेनियस पूरी तरीके से जो तुम्हारा वाटर है, इस पर इनका फोकस है कि एक प्रकार का सॉल्वेंट है, लेकिन हमारा वाटर एक्चुअली में एम्फोटेरिक नेचर का है। हमारा वाटर एक्चुअली में कैसे नेचर का है? एम्फोटेरिक नेचर का है। मतलब आप लोग जनरली जरूर बोलते हो कि वाटर न्यूट्रल है, लेकिन एक्चुअली वाटर का नेचर क्या है? एम्फोटेरिक, यानी ये वक्त आने पर एसिड की तरह बर्ताव करेगा और वक्त आने पर ये बेस की तरह बर्ताव करेगा। यानी जब इसको लगेगा कि मेरे सामने बेस मुझसे रिएक्शन करने आ रहा है, तो ये खुद को एसिड बना लेगा, और जब इसको लगेगा कि एसिड मुझसे रिएक्ट करने आ रहा है, तो ये खुद को बेस बना लेगा। समझ रहे हो? मतलब एसिड के सामने ये बेस है और बेस के सामने ये एसिड है। आर्हेनियस को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो आर्हेनियस थॉट दैट वाटर इज अ सॉल्वेंट, वाटर इज न्यूट्रल। बट रियलिटी में क्या मालूम पड़ा? रियलिटी में तो ये मालूम पड़ा कि आपका
जो वाटर है वो कौन से नेचर का है, एम्फोटेरिक नेचर का, और इस वजह से हमारे आरएनएस के कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल मानेंगे, नो डाउट कि इसके अंदर ना मानने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हमें कुछ और कॉन्सेप्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूं ब्रॉन्स्टेड एंड लोवरी कॉन्सेप्ट। हैव अ लुक। तो गाइस लिख लिया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट। क्या नाम होगा? ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट। अब गाइस आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अंदर जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ ये दिक्कतें हो गई कि जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वो एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं, जो OH डोनेट कर रहा है वो बेस। ये आपके आर्हेनियस ने बोला। एक बार फिर रिपीट करेंगे, आर्हेनियस ने क्या बोला? आर्हेनियस ने हमें सिखाया कि जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? एसिड, और जो OH डोनेट कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इसके अंदर कोई दिक्कत? चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग हमारे सेकेंड कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जिसको बोला जाता है ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, ये डैनिश कंट्री को बिलोंग करते थे और ये शायद इंग्लैंड को बिलोंग करते थे। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, ब्रॉन्स्टेड एंड लोवरी कॉन्सेप्ट। तो गाइस इन्होंने बहुत ही ज्यादा बेसिक डेफिनेशन बता दी, मतलब इनका काम तो और ज्यादा इजी हो गया। इन्होंने एक केमिकल रिएक्शन हमारे सामने लिखी। इन्होंने लिखा दैट देयर इज एन अमोनिया। अमोनिया के सामने जब आप वाटर को रिएक्ट कराओगे तो एक रिवर्सिबल सॉर्ट ऑफ रिएक्शन होगी, और इस रिएक्शन के बाद आपको यह प्रोडक्ट दिखाई देगा, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो यहां पर इन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि आपको इस रिएक्शन को देखकर क्या लग रहा है, ये रिएक्शन किस टाइप की होगी। सो इस रिएक्शन के अंदर ब्रॉन्स्टेड लोवरी ने बताया दैट वाटर जो कि H एंड OH से बनता है, इट इज एक्टिंग एज अ प्रोटॉन डोनर। ये एक प्रोटॉन डोनर की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब आपके हाइड्रोजन ने अपना एक प्रोटॉन इस नाइट्रोजन को डोनेट कर दिया। वहीं पर आप इस अमोनिया को अगर ऑब्जर्व करोगे तो अमोनिया आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर कहला रहा है। समझ में आ रही है बात? सो गाइज हमारे पास में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो यहां पर इन्होंने बिल्कुल शॉर्ट में हमें एक बात बोल दी दैट दो सब्सटेंसेस दैट आर प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव डोनर, प्रोटॉन्स दैट आर H पॉजिटिव डोनर्स विल बी कॉल्ड एज एसिड्स। वो सब क्या होंगे? एसिड्स। एंड वो सारे सब्सटेंसेस दैट आर H पॉजिटिव एक्सेप्टर्स, जो H पॉजिटिव को यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें, वो क्या कहलाएंगे? आपके बेसेस, दैट आर कॉल्ड एज बेसेस। तो यहां पर ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई दैट प्रोटॉन डोनर होने की वजह से वाटर बिहेव कर रहा है एसिड की तरह, और अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये बिहेव कर रहा है एक बेस की तरह। यानी प्रोटॉन डोनर की वजह से वाटर बन गया एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर की वजह से अमोनिया बन गया बेस। क्या बात समझ में आ गई? नाउ गाइस एज यू कैन सी कि यहां पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगा हुआ है, मतलब हम इस रिएक्शन को रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। कैसे? यहां पर देखो, अगर आपके पास में NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव है तो यहां पर रिएक्शन वापस से क्या हो जाएगी? NH3 एंड H2O। यानी अब यहां वाले केस में जो अमोनियम आयन है, इसको क्या बोलते हैं लाड लो? अमोनियम आयन। और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहां पर आपका जो अमोनियम आयन है, अब ये क्या कर रहा है? अब यहां पर ये प्रोटॉन डोनर बन गया। आप देखो इसका H इसके पास आया तभी तो ये वाटर बना, और ये बन गया आपका प्रोटॉन
एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की वजह से ये बिहेव करेगा बेस की तरह और ये बिहेव करेगा एसिड की तरह। और हम लोग सब जानते हैं OH नेगेटिव क्या होता है, बेस होता है, यानी जिस कंपाउंड के पास OH नेगेटिव होता है वो बेस होता है। याद करो, आपको आर्हेनियस ने यही सिखाया था। तो इसको एक लेवल डीपर में ले गए, इसको एक लेवल और इजी करा ब्रॉन्स्टेड लोवरी ने कि यार आप OH नेगेटिव को बेस क्यों बोलते हो, इस बेबी को बेस क्यों पसंद है, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो वो बेसिस जिनके पास में अगर H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने की ताकत है तो फिर जरूरी नहीं है कि उनके पास में OH हो। जैसे यहां पर अमोनिया, अमोनिया के पास ताकत है कि वो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर सके, तो अब उसके पास में OH नेगेटिव नाम का आयन ना हो तो भी चलेगा, जैसे NaOH, KOH एक्सेट्रा। ये लोगों को आप बेस बोल सकते हो। ये आपको किसने सिखाया था, आर्हेनियस ने, कि वो सब्सटेंसेस जिनके पास में OH होता है, OH डोनेट कर सकते हैं, वो आपके कहलाते हैं बेसिस। लेकिन यहां पर वो लफड़ा खत्म हो गया। तो जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का ड्रॉबैक था वो यहां पर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? अब यहां पर एक नई टर्म मैं आपको सिखाता हूं। जरा इस अमोनिया को ऑब्जर्व करो, यहां पर ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है और यहां पर इस अमोनियम आयन को देखो, यहां पर ये प्रोटॉन डोनर है, यानी एक तरफ अमोनिया बेस है और एक तरफ अमोनियम आयन एसिड है। अमोनिया और अमोनियम आयन के अंदर किस चीज का बदलाव है, अमोनिया और अमोनियम आयन में क्या डिफरेंस है? सिर्फ H पॉजिटिव आयन का, सिर्फ H पॉजिटिव आयन का। तो हमेशा ध्यान रखना, अमोनियम आयन में और अमोनिया में स्ट्रॉन्ग कौन है? ये एसिड है, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो नहीं। क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है? तो हां। तो हमेशा ध्यान रखना, एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर, ये आपका बेस, ये आपका एसिड। तो एसिड और बेस का ऐसा पेयर दैट डिफर्स, एसिड बेस पेयर दैट डिफर्स बाय H पॉजिटिव आयन is called as conjugated, is called as conjugated pair। ऐसे पेयर को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड पेयर। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। अगर ये अमोनिया बेस है तो इस केमिकल रिएक्शन में आप इस अमोनियम आयन को कॉन्जुगेटेड एसिड बोलोगे, यानी जो बेस होगा वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाएगा। सिमिलरली यहां पर आपका वाटर एसिड है, इसने H प्लस दे दिया तो अब यहां पर ये OH नेगेटिव बन गया, तो अब इसका नाम हो जाएगा कॉन्जुगेटेड व्हाट? बेस। इट विल बिकम कॉन्जुगेटेड बेस। सिमिलरली आप इस रिएक्शन में अगर देखोगे तो यहां पर ये कहलाएगा आपका कॉन्जुगेटेड बेस। क्यों? क्योंकि इसका जो H प्लस वाला पार्ट है, जब ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा तो ये एसिड की तरह बर्ताव कर रहा है, तो ये एसिड H प्लस डोनेट करके बेस बन गया, इसलिए कॉन्जुगेटेड बेस। और इस OH नेगेटिव से क्या बना? वाटर। इसने इससे प्रोटॉन एक्सेप्ट करा तो ये कहलाएगा आपका कॉन्जुगेटेड एसिड। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। समझ में आया कॉन्सेप्ट? गाइस बहुत इजी है, गाइस दिस इज सुपर इजी। इसके अंदर मेरे ख्याल से आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको रब करके हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लो गाइस जरा जल्दी से। ऑलराइट गाइस, डन। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। ब्रॉन्स्टेड लोवरी कंसेप्ट में आपको एक आध एग्जाम्पल और दिलवाता हूं मैं, ताकि आपको एक चीज का पता चले, जो हमारे पास में वाटर है वो क्या है। अभी यहां पर आपने देखा कि वाटर क्या कर रहा था? H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा था अमोनिया को, तो वाटर तो बिहेव कर रहा है एसिड की तरह। मतलब आपको लग रहा होगा कि सर वाटर तो एसिड बन गया, ये तो खतरनाक बात हो गई, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। वाटर तो अभी तक हम लोग न्यूट्रल पढ़ते हुए आए, तो अब ये कैसे हो गया? ये क्या हुआ? कि क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? तो चलो इसको देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल और उठाते हैं। मान लो आपके सामने HCl है,
HCl के सामने आ गया आपका वाटर। नाउ हम लोग सब जानते हैं HCl यहां पर प्रोटॉन डोनर की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में सवाल आ सकता है कि सर आपको कैसे मालूम, क्या हमें ये याद करना पड़ेगा? तो नहीं बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल किया गया है, ये सब लेबोरेटरी में करी हुई चीजें हैं, आपको याद नहीं करना है, आपको बस समझ के रखना है कि HCl वाटर से ज्यादा एसिडिक है। और यार हम लोग सब जानते हैं होगा भी, लेकिन उधर अमोनिया क्योंकि बेस है इसलिए आपका वाटर उसके सामने एसिड बन गया। समझ रहे हो, यानी कमजोर के सामने ये एसिड है और अगर इससे बड़ा वाला आ गया तो फिर ये उसके सामने बेस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो हमको आर्रेनियस ने सिखाया था कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। यहां पर क्या रिएक्शन होती है? यहां पर रिएक्शन हो जाती है Cl नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। तो यहां पर वाटर क्या बन गया? बेस। और यहां पर ये क्या बन गया? एसिड। अच्छा, मान लो अगर रिएक्शन रिवर्स हो गई तो अब ये क्या बन जाएगा? प्रोटॉन एक्सेप्टर, यानी H3O पॉजिटिव अपना प्रोटॉन इसको दे देगा। तो अब ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बनने की वजह से ये बेस पे कहलाएगा, इसीलिए इसको बोला जाएगा कॉन्जुगेटेड बेस। एक बात ध्यान रखना, बस सिंपल सा फैक्टर है, जो HCl है और Cl नेगेटिव है, इन दोनों में किस चीज का फर्क है? सिर्फ H पॉजिटिव का। तो अगर ये एसिड है तो इसमें से अगर H पॉजिटिव आयन चला जाएगा तो ये कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगा। वाई बेस? क्योंकि अब इसको प्रोटॉन की जरूरत है। तो एक ऐसा एसिड और बेस जो एक दूसरे से सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन से डिफर कर रहे हो उन्हें बोला जाता है कॉन्जुगेटेड बेस पेयर। सिमिलरली अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे वाटर को, तो वाटर के पास यहां पर H2O है और यहां पर वाटर के पास में H3O पॉजिटिव है। तो दोनों किससे डिफर कर रहे हैं? एक H प्लस से। तो क्योंकि यहां पर आपका वाटर बेस है इसलिए यहां पर यह कहलाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड। समझ गए बात को प्यारे बच्चों? तो यह है आपका ब्रॉन्स्टेड लोवरी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात सिखा दूं, दैट इन प्रीवियस रिएक्शन वाटर वॉज एक्टिंग एज एसिड अमोनिया के सामने, है ना? हम लोगों ने यहां पर रिएक्शन लिखी थी अमोनिया, अमोनिया के सामने भाटर 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 भाटर, ये NH4 पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव। तो यहां पर वाटर क्या कर रहा था? प्रोटॉन डोनेट कर रहा था, इसलिए यहां पर ये एसिड था और यहां पर ये बेस है। तो वाटर की प्यारे बच्चों ये खासियत होती है दैट वाटर कैन एक्ट एज एसिड as well as base depending upon the situation, depending upon the situation, यानी आपकी जो भी सिचुएशन होगी उस सिचुएशन के हिसाब से आपका वाटर अपने आप को ढाल लेगा। यानी ऐसा कभी मत कहना कि वाटर न्यूट्रल है। वाटर pH वाइज न्यूट्रल है, लेकिन अगर वाटर के सामने उससे ज्यादा तगड़ा कोई आ गया एसिड तो वो बेस बन जाएगा, और अगर वाटर के सामने उससे कमजोर कोई आ गया, मतलब कोई बेसिक आ गया, तो फिर ये एसिड बन जाएगा। ऐसे सब्सटेंसेस को एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस बोलते। तो वाटर का नेचर कैसा है? इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इसका नेचर कैसा है? एम्फोटेरिक। व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक? यानी बिना पेंदे का लोटा, कभी एसिड तो कभी बेस, यानी इट कैन बिहेव एज बोथ एज एसिड भी और बेस भी। तो वाटर इज एक्चुअली एम्फोटेरिक इन नेचर। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो ताकि हम लोग आगे बढ़ सके और हमारे तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चल सके, दैट इज योर लुईस एसिड एंड बेसिस। लुईस एसिड एंड बेसिस बहुत इजी और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? चलिए, तो गाइज यहां पर हम ब्रॉन्स्टेड लोवरी के कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं। अब आप बहुत आराम से इन चीजों को आइडेंटिफाई कर पाओगे और बिना किसी तकलीफ के आगे बढ़ सकोगे।
अब हम लोग यहां पर हमारे लुईस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। लुईस एसिड्स एंड बेसिस, लुईस एसिड एंड बेसिस। क्या होता है लुईस एसिड और लुईस बेसिस? प्यारे बच्चों, ऐसा भी कई बार देखा गया है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जैसे AlCl3, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जैसे BF3, जैसे BCl3, इनके पास में ना तो H पॉजिटिव आयन है, तो आपका आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि एसिड H प्लस आयन डोनेट करेगा। ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट क्या कहता था? एसिड H प्लस आयन डोनेट करेगा। ब्रॉन्स्टेड लोवरी और आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में एक ही चीज का डिफरेंस था, बेसिस का। आर्हेनियस कहते थे कि बेसिस OH नेगेटिव आयन डोनेट करते हैं, और ब्रॉन्स्टेड लोवरी कहते थे कि वो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप AlCl3, BF3, BCl3 को ऑब्जर्व करो तो एक्सपेरिमेंटली ये लोग सब एसिडिक नेचर के आते हैं। व्हेन वी सी एक्सपेरिमेंटली तो इनका नेचर एसिडिक आता है। अब इस चीज को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि यार इनके पास में अगर प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन डोनेट करने की ताकत नहीं है, तो फिर ये एसिड कैसे बन गए? तो यहां पर लुईस ने हमें एक बात बताई कि जब आप AlCl3 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब 3 क्लोरीन इसके पास में आकर बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पर 1, 2 और 3 बॉन्ड बन जाएंगे। लेकिन 3 बॉन्ड बनने के बाद अगर आप इस एल्यूमिनियम के ऑक्टेट को देखोगे तो इट इज हैविंग एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट है, यानी आप इसके आउटर मोस्ट शेल में अभी 6 इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हो। कायदे से 8 होने चाहिए, बट आप 6 देख पा रहे हो। सिमिलरली अगर आप बोरॉन की बात करो तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, भले यहां पर फ्लोरीन आ जाए या यहां पर क्लोरीन आ जाए। तो ये दोनों में बस यही डिफरेंस है क्लोरीन और फ्लोरीन का, बाकी सब तो सेम है। तो इनका ऑक्टेट भी कैसा है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब ये क्या करेंगे? अब ये इन्वायरमेंट में घूमेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई साहब हमको कैसे भी करके 2 इलेक्ट्रॉन की कहीं से जुगाड़ जम जाए। सो बेसिकली सच कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स बोलते हैं। दूसरी तरफ इनका नजर पड़ी अमोनिया के ऊपर, तो लुईस ने बोला कि यार ये जो ब्रॉन्स्टेड लोवरी बोल रहा है कि अमोनिया बेस है और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके पास में कोई ताकत तो होनी चाहिए। तो जब उन्होंने इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि इसके पास में एक लोन पेयर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, जिसको ये बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं कर रहा है। बॉन्डिंग में इस्तेमाल करने के लिए इसके पास में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स अलग है, ये बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है, और ये लोन पेयर को बॉन्डिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो टेक्निकली ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ये कैसी स्पीशीज है? इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब अपनी बॉन्डिंग वगैरह करने के बाद, अपना ऑक्टेट पूरा करने के बाद भी इसके पास में लोन पेयर बच रहा है। लोन पेयर यानी कि इसको क्या करना है? लोन पेयर पड़ा हुआ है, भाई किसी की जरूरत लगेगी तो हो सकता है ये उसको जरूरत पड़ने पर दे दे, हो सकता है उसको जरूरत पड़ने पर ही अपना इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दे। सो लुईस ने सबसे पहले हमको 2 तरीके के कंपाउंड्स के बारे में बताया। और एक बात मैं आपको बताता हूं, जैसे अमोनिया के अलावा आप वाटर की तरफ चलेंगे तो हमने सबने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है आपके वाटर के पास तो 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये सारी स्पीशीज बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की कैटेगरी में आ रही है। इनके पास में अपना ऑक्टेट पूरा करने के बाद, बॉन्ड वगैरह बनाने के बाद में लोन पेयर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। समझ में आ रहा है इतना कॉन्सेप्ट? तो क्या करना है? लुईस ने एक बिल्कुल सीधी सी बात बोली कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के सामने, इनके सामने जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आएगी तो यहां पर कुछ चीज होगी, और वो क्या होगी वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। तो आप लोगों को ये चीज तो क्लियर हो गई कि लुईस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से
आपके पास में दो अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक इलेक्ट्रॉन रिच। तो लेट्स से आपके पास में यहां पर आ गया BF3, बोरॉन 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 फ्लोरीन के 3 एटम्स और इनके इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। अब इसके सामने आया आपका अमोनिया, ये अमोनिया का मैंने मॉलिक्यूल बना दिया, देखिए प्यारे बच्चों, ये इसके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले यानी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये इसका लोन पेयर। तो गाइज यहां पर क्या होगा, अमोनिया अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से इस बोरॉन के साथ शेयर कर लेगा। अमोनिया अपने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से इस बोरॉन के साथ शेयर कर लेगा। तो जब ये शेयरिंग होगी तो अब बोरॉन लोगों को कहेगा कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो चुका है, क्योंकि मैंने नाइट्रोजन के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद से शेयर कर लिया। और नाइट्रोजन के साथ तो कोई तकलीफ है ही नहीं, नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो आज से कई टाइम पहले ही पूरा हो चुका था। तो अब ऐसी कंडीशन में आप देखो कि नाइट्रोजन भी वेल सेटिस्फाइड और बोरॉन भी वेल सेटिस्फाइड। सो बेसिकली इस तरीके के बॉन्ड्स को, बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू लोन पेयर शेयरिंग और कंप्लीट शेयरिंग of electron pair is called as coordination bonds। ऐसे बॉन्ड्स को कौन से बॉन्ड्स बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। यानी अभी तक आप लोगों ने आयोनिक बॉन्ड पढ़े, आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े, आपने इनफैक्ट मेटेलिक बॉन्ड भी पढ़े, लेकिन यहां पर आप लोग पहली बार एक नया बॉन्ड पढ़ रहे हो। हल्का सा आइडिया जरूर था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी एक लोन पेयर का पूरी तरीके से शेयर हो जाना एक ऐसे एटम के साथ जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड के साथ इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेना, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग कर लेना, इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यानी नाइट्रोजन अपने पूरे लोन पेयर को इसके साथ शेयर कर लेगा, पूरे लोन पेयर को। कोवेलेंट में तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड यहां दिख रहा है, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आए, शेयर कर लिया। लेकिन यहां वो केस नहीं है, यहां पर नाइट्रोजन के ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, बोरॉन तो है ही नहीं, बोरॉन तो भिखारी है, इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके नाइट्रोजन ने उसके साथ क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो इस तरीके के बॉन्ड को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात यह है दैट योर अमोनिया इज बेसिकली लोन पेयर और वी कैन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अमोनिया क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होने की वजह से इट विल बी कॉल्ड एज ल्यूविस बेस। इसको क्या बोलेंगे, ल्यूविस बेस। यानी वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे, आई रिपीट, वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे या इलेक्ट्रॉन पेयर को सामने वाले के साथ शेयर कर दे, वो लुईस बेस कहलाते हैं। लुईस बेस हमेशा क्या याद रखेंगे, ये लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होनी चाहिए। यानी आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनका ऑक्टेट बनाकर देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे, और अगर इसके पास में लोन पेयर दिख रहा है तो फिर यह वक्त आने पर शेयरिंग कर सकता है और बेस की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन यहां पर आप ऑब्जर्व करो, बोरॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। सो बेसिकली आप इसको बोलेंगे इट इज अ लोन पेयर एक्सेप्टर। ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, यानी बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ल्यूविस एसिड। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, ऑल दोज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ये सारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्या कहलाती है, ल्यूविस एसिड। तो गाइस अब आपके सामने यहां पर 3 अलग अलग तरीके हो गए एसिड बेस को डिफरेंशिएट करने के। पहला आरेनियस, दूसरा ब्रॉन्स्टेड लोवरी, और तीसरा आपका ल्यूविस एसिड एंड बेस। गाइस बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर पाए वो क्या, वो लुईस एसिड, और जो डोनेट कर पाए वो लुईस बेस। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं कि जितने भी आपके पास में ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं, व्हाट आर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, जो आपके डी ब्लॉक में होते हैं, जैसे आयरन,
कोबाल्ट, कॉपर, मैग्नीज, टाइटेनियम, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और आप इसको मेटल्स भी बोल सकते हो, आर ऑल्सो ल्यूविस एसिड, दे आर ऑल्सो ल्यूविस एसिड्स। वाई दे आर ल्यूविस एसिड्स? क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, वक्त आने पर ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इसी के ऊपर आप पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे क्लास 12th में। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक देख लिया आप लोगों ने? किसी के अंदर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो गाइज यहां पर आपका ये वाला टॉपिक पूरी तरीके से खत्म होता है। अब हम लोग आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस की बात करेंगे, दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो गाइज अगर इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता देना, ठीक है? तो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू।